हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें हम डिफरेंट चीज़ों का स्टडी करेंगे, जैसे जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर को, केमियोस्मोसिस क्या होता है, कौन से पॉइजन्स होते हैं, अनकपलिंग वगैरह, इन सब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो ऐसे स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम ETC कहते हैं। ये जो चेन होती है, चेन का मतलब है कि एक सीक्वेंस में कोई चीज़ अरेंज हुई हुई है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैरियर्स अरेंज हुए हुए होते हैं। कैसे कैरियर्स? ऐसे कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक के बाद दूसरे के ऊपर। तो ऐसे स्पेशलाइज सेट ऑफ कैरियर्स को जो है वो हम ETC कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऐसी चेन जो कि किससे मिलकर बनी हो? इलेक्ट्रॉन कैरियर से मिलकर बनी हो, तो उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अलाइन हुई हुई होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम तब कहेंगे जब जो है वो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो साइंथिस करे ATP की, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दो तरह की फॉस्फोराइलेशन होती है, एक ऑक्सीडेटिव और एक होती है सबस्ट्रेट लेवल। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो फॉस्फोराइलेशन होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब ATP बना रहा हो तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जब सबस्ट्रेट के अंदर से जो है वो फॉस्फेट निकले और वो फॉस्फेट ADP के साथ ज्वाइन करे और ATP बना दे, तब उसको कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि जो फॉस्फेट आया है वो सबस्ट्रेट से आएगा। नेक्स्ट है केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस को मिचेल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये वो हाइपोथेसिस है जो कि एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है वो हमारे पास ATP प्रोड्यूस होता है। तो ये इसको पढ़ लेते हैं। केमियोस्मोसिस जो हाइपोथेसिस है वो स्टेट करती है कि इट इज़ अ प्रोसेस of ATP synthesis using free energy obtained when electron are passed to several different carriers is known as chemiosmosis। यानी ये जो डिफरेंट कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और उन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द साइंथिसिस ऑफ ATP। नेक्स्ट अब हम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो दो मेम्ब्रेन्स होती है। एक होती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बीच में स्पेस होती है, और फिर होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस है वो है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आ जाती है। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये जो है वो परमिएबल होती है। स्मॉल आयंस और जो प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो इसके थ्रू पास हो जाते हैं। लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होती, वो इम्परमिएबल होती है आयंस के लिए, ATP ADP इन सब चीज़ों के लिए। तो उसके लिए फिर हमें डिफरेंट कैरियर्स चाहिए होते हैं जिसके थ्रू जो है वो प्रोटॉन पास करते हैं। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनयूजुअल प्रोटीन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये सब भी प्रोटीन के होते हैं, सिवाय कोएंजाइम Q के जो कि लिपिड होता है। बाकी सब जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन हो रही होती है, पायरुवेट की, अमाइनो एसिड की, और जो है वो फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, जिसके नतीजे में जो है हमारे पास रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आते हैं, NADH FADH वगैरह। अब हम डिफरेंट कैरियर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास कैरियर है कॉम्प्लेक्स 1। इसको कहते हैं हम NADH रिडक्टेस, NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस, इसको हम कहते हैं। इस जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, FMN होता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FES होता है। ये जो FES है इसको हम कहते हैं आयरन सल्फर कंपाउंड। ये ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें आयरन भी होता है, सल्फ़र भी होती है, और इसके साथ जो है वो सिस्टीन भी लगा हुआ होता है, सिस्टीन अमाइनो एसिड। तो ये FES जो है वो आयरन सल्फ़र कंपाउंड होता है कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। उसके बाद जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 है। कॉम्प्लेक्स 2 को हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के, इसको हम मतलब इसका जो नाम है सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज हम इसको कहते हैं। इसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, FAD होता है और FES होता है। यहाँ पे ये Q एंजाइम Q है, कोएंजाइम Q है,
इसको हम जो है वो यूबिक्विनोन भी कहते हैं। ये लिपिड मॉलिक्यूल होता है जो कि ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2। ये जो है वो एक वक्त में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, या तो ये NAD के इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके यहाँ कॉम्प्लेक्स 3 तक लेके आएगा, या ये जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 के कैरी करके यहाँ कॉम्प्लेक्स 2 के कैरी करके कॉम्प्लेक्स 3 में लेके आएगा। तो एक टाइम में ये एक तरफ जो है वो मतलब कैरी कर रहा होता है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कैरी कर रहा होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 को हम कहते हैं कोएंजाइम Q साइटोक्रोम रिडक्टेस। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो है साइटोक्रोम B, FeS और साइटोक्रोम C1। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 को हम कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्योंकि यहाँ जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है। इसमें जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर जो है वो हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप में जो है वो आयरन और पोरफायरिन रिंग वगैरह होते हैं। इसके अंदर जो है वो कॉपर भी होता है, और डिफरेंट जो है वो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि इसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन साइट होती है जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हुआ होता है। इसके अंदर कॉपर होता है, इसके अंदर साइटोक्रोम A होता है और साइटोक्रोम A3 होता है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम ATPase भी कहते हैं, ATP पम्प भी कहते हैं। इसके जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है FO पार्ट जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और एक होता है F1 पार्ट जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। जो FO पार्ट है उसके अंदर एक चैनल होता है जिसके थ्रू जो है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो है वो पास करते हैं। और यहाँ पे जो है वो एक एंटीपोड भी होता है जो कि ATP को बाहर लेके आ रहा होता है और ADP को जो है वो अंदर लेके जा रहा होता है। यहाँ पे साइटोक्रोम C भी है। साइटोक्रोम C क्या करता है, इस इधर से कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स 4 को जो है वो देता है। तो ये एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, जबकि कोएंजाइम Q एक टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहा होता है। अब हम जो है वो पूरे प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, NADH जो है वो हाइड्रोजन दे देगा FMN को, और FMN जो है वो बन जाएगा FMNH2। ये जो NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये क्या करेगा कि NADH से प्रोटॉन लेके इलेक्ट्रॉन्स लेके जो है वो FMN को दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो FMN के पास आ जाएंगे तो FMN जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, FMNH2 बन जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये FeS को दे देगा, इलेक्ट्रॉन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसको रिड्यूस कर देगा। FeS से जो है वो फिर कोएंजाइम Q के पास चले जाएंगे। इसी तरह कोएंजाइम Q जो है वो फिर आगे ट्रांसफ़र कर लेगा। अगर ये काम नहीं कर रहा होगा तो एक टाइम में दूसरी मतलब उस टाइम में जब ये काम नहीं कर रहा तो ये काम कर रहा होगा, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो क्या करेगा कि वो जो है वो लेगा हाइड्रोजन और FAD को ट्रांसफ़र कर देगा। FAD के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स FeS के ऊपर चले जाएंगे, FeS से कोएंजाइम Q के ऊपर जाएंगे और कोएंजाइम Q फिर कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह जब कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो साइटोक्रोम B लेगा, साइटोक्रोम B जो है वो FeS को ट्रांसफ़र करेगा, FeS जो है वो साइटोक्रोम C1 को ट्रांसफ़र करेगा। फिर इसी तरह इलेक्ट्रॉन C1 से जो है साइटोक्रोम C पे जाएंगे, साइटोक्रोम C से जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम A को देगा, फिर साइटोक्रोम A3 को देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे कंपाउंड पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो एनर्जी यूटिलाइज़ होगी प्रोटॉन को पंप करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो यहाँ 2 प्रोटॉन पंप हो जाएंगे, यानी मैट्रिक्स में से जो है वो हमारे पास इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाएंगे। फिर इसी तरह जब यहाँ पे ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 होता है ये मतलब इसकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती कि ये प्रोटॉन को पंप कर सके, तो यहाँ पे ATP प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। फिर कॉम्प्लेक्स 3 ये भी ऐसे ही करेगा कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मूव करेंगे और जो है वो 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को पंप कर देगा। यहाँ पे भी एनर्जी होगी काफ़ी तो ATP प्रोड्यूस होगा। फिर ऐसे ही जो है वो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होंगे एक से दूसरे के ऊपर, दूसरे से तीसरे के ऊपर, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हाइड्रोजन की पंपिंग में यूटिलाइज हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करके। यहाँ पे एक ग्रेडियंट बनता जाएगा क्योंकि जब यहाँ पे प्रोटॉन पंप होते जाएंगे प्रोटॉन्स यहाँ आते रहेंगे तो क्योंकि प्रोटॉन्स की pH लो होती है तो इस साइड पे जो है वो pH लो हो जाएगी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पे, और इनके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो पोटेंशियल बन जाएगा, pH भी डिक्रीज़ हो जाएगी और जो है वो पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा और pH भी जो है वो ज़्यादा होगी। इस तरफ अगर देखें
ये जो ग्रेडियंट डेवलप हुआ है इसकी वजह से जो है वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन्स मूव करेंगे थ्रू द एटीपी चैनल। जब इस चैनल के थ्रू जो है वो प्रोटॉन्स मूव करेंगे तो इस चैनल की रोटेशन की वजह से जो F1 में बीटा यूनिट्स होते हैं, बीटा सब यूनिट्स, उनमें कन्फर्मेशन चेंज आता है। उन कन्फर्मेशन चेंज की वजह से ADP जो है वो PI से कंबाइन करके ATP बना देता है। तो इस तरह से जो है वो ATP प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट बन जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से प्रोटॉन्स जो है वो मूव करते हैं और ATP जो है वो जनरेट होता है। यहाँ पे ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है मैंने बताया था, इसमें जो है वो ऑक्सीजन अटैच हुआ होता है यहाँ इसके साथ। तो वो जो ऑक्सीजन अटैच होता है वो आयरन को लेके इलेक्ट्रॉन्स को लेके कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। यहाँ पे हमारे पास जो ADP आया है वो यहाँ इस पोर्ट के थ्रू जो है वो बाहर से आया है, जबकि जो ATP प्रोड्यूस हुआ है वो इस एंटीपोर्ट के ज़रिए बाहर चला जाएगा। अब हम कुछ पॉइजन्स की बात करेंगे जो कि ये जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हैं इनको इनहिबिट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट पॉइजन्स होते हैं, जैसे रोटिनोन जिसको हम जो है वो कहते हैं फ़िश पॉइज़न, और डिफरेंट यहाँ पे और भी पॉइजन्स हैं जैसे एमोबार्बिटोल, सीकोबार्बिटोल। ये जो तीनों पॉइजन्स हैं ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट कर देते हैं। ये जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ट्रांसफ़र नहीं होने देते कॉम्प्लेक्स 1 पे, NADH डिहाइड्रोजनेस पे, कॉम्प्लेक्स पे जो है वो ये ट्रांसफ़र नहीं होने देते ये पॉइज़न। जबकि जो ये वाला पॉइज़न है पेरसिडिन A, ये एंटीबायोटिक होता है। ये क्या करता है, ये इस कॉम्प्लेक्स से कोएंजाइम Q के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होने देते, ये कोएंजाइम Q को इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 2 के जो पॉइजन्स हैं उसमें 2 पॉइजन्स आते हैं। कार्बोक्सिन क्या करता है, ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट से जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होने देता उनको इलेक्ट्रॉन्स को, ये इनहिबिट कर देता है कॉम्प्लेक्स 2 को। मेलोनेट जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का, तो ये मेलोनेट इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 3 का पॉइजन एंटीमाइसिन A, ये भी एंटीबायोटिक है। ये क्या करती है, ये साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं होने देती, यहाँ पे इनहिबिट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4, इसका पॉइजन यहाँ पे हमारे पास आते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, साइनाइड, एजाइड। ये डिफरेंट पॉइजन्स क्या करते हैं, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को अटैच नहीं होने देते ऑक्सीजन के साथ और वाटर में कन्वर्ट नहीं होने देते। जबकि यहाँ पे जो हमारे पास CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे एक पोजीशन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन ने कंबाइन किया होता है, ये ऑक्सीजन को हटा के ख़ुद कंबाइन कर जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह से इनहिबिट कर देता है। यहाँ पे एक और पॉइजन आता है ओलिगोमाइसिन ड्रग। ये ड्रग है ओलिगोमाइसिन, ये क्या करती है, यहाँ चैनल के यहाँ पे आके ब्लॉक कर देती है चैनल को, जिसकी वजह से ATP को प्रोड्यूस नहीं होने देती और ये जो ग्रेडियंट है इसको चेंज नहीं होने देती, तो ये ब्लॉक कर देती है। यहाँ पे अगर हम साइटोक्रोम C की बात करें तो जो साइटोक्रोम C है वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में होता है। बाकी सब जो है वो ये वाला ये सारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। ये जो है वो साइटोसोलिक साइड पे होता है, जबकि जो ये साइटोक्रोम C है ये यहाँ पे होता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। ये जो साइटोक्रोम C है इसका एक फंक्शन होता है एपोप्टोसिस, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो प्रोग्राम सेल डेथ में ये इस तरह से मदद करता है कि जब जो है वो सेल को डाई करना होता है, मरना होता है, तो ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये जो है वो एक पोर्स बना लेती है, पोरस स्ट्रक्चर बना देती है, जिसकी वजह से साइटोक्रोम C जो है वो मैट्रिक्स में चला जाता है। मैट्रिक्स में जाकर ये प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स को जो है वो एक्टिवेट करता है और प्रोग्राम सेल डेथ करवा देता है। लास्ट पार्ट रह गया अनकपलिंग। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, डिफरेंट अनकपलर्स प्रोटीन मौजूद होते हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अनकपल कर देते हैं। मतलब ये जो पूरी चेन है इसको जो है वो अनकपल कर देते हैं, इस डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो आके और ATP बनाने नहीं देते। तो डिफरेंट अनकपलर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कुछ ये जो है वो फिजियोलॉजिकल बेनिफिट भी देते हैं हमें, क्योंकि जो अनकपलर प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू में मौजूद होते हैं। ये अनकपलर प्रोटीन जो है वो चैनल
के तौर पे एक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन, ये जो प्रोटॉन्स हैं इनको जो है ना इधर से इधर आने में जो है वो उस चैनल के थ्रू मदद कर देते हैं। यानी ये एटीपेज के अंदर से गुजरने नहीं देते, ये क्या करते हैं खुद ही अपने अंदर से गुजार के मैट्रिक्स में ले आते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एटीपी सिंथेसाइज नहीं हो पाता और जो एनर्जी है वो एज अ हीट की सूरत में जो है वो निकल जाती है। तो ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं इनमें इनका ये फंक्शन होता है कि ये जो है वो न्यूनेट्स में, बेबीज़ में होते हैं और बेबीज़ में ये क्या करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से ताकि उनको ठंड ना लगे। स्टर्नम में बेसिकली, स्टर्नम के आगे ये बेसिकली ब्राउन फैट होता है ताकि बच्चों को सर्दी ना लगे, ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। और कुछ जो है वो साइंथेटिक भी होते हैं अनकपलर्स। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे डाइनाइट्रोफिनोल, वो क्या करती हैं, वो प्रोटॉन्स को खुद मैट्रिक्स में ले आती हैं और यहाँ से गुजरने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से जो हीट है, जो एनर्जी है वो एज अ हीट की सूरत में निकल जाती है और एटीपी सिंथेसाइज नहीं होता।